नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। अकाउंटेंसी 11th कॉमर्स के अकाउंटेंसी में हम जानेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है और आगे के फर्दर जो जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस और भी जितनी चीज़ें अकाउंट्स के सिलेबस में है 11th के लिए, हम उसके बारे में इस प्लेलिस्ट में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में आपने सीखा आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं पहचान। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था और आपने सीखने की कोशिश भी की, आपने सीखा भी कि आइडेंटिफिकेशन में आइटम्स को हम पहचानते हैं कि एक ट्रांजेक्शन में मोर देन टू थिंग्स या टू आइटम्स जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा था, हमने इसकी पहचान की थी हमने पिछली बार। और जैसा कि मैंने बताया था कि अकाउंटेंसी के 7 प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट हुआ करता है। मेजरमेंट के बारे में मैंने बताया था कि जो मनी में मेजर कर सकते हैं वही यहाँ पे रिकॉर्ड होने चाहिए। और अब हम आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर पिछली क्लास आपकी छूट गई हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यूट्यूब पे पाठक स्टडी मंच के चैनल पे जाकर या फिर इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप आइडेंटिफिकेशन को समझ सकते हैं। और आज हमारी जो चर्चा होगी वो है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है, अभी हम इसे समझेंगे। हमारे पास कम से कम 5 चीजें, जैसे अकाउंट्स में ऐसे तो इसकी ग्लोसरी काफी लिख हुआ करती है, कई सारे इसमें टर्मिनोलॉजी वर्ड्स हुआ करते हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है वो है एसेट्स। दूसरी बात है वो है लायबिलिटी। तीसरा जो होता है वो है कैपिटल। चौथा इनकम एंड गेन। और 5वें नंबर पे है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जहां तक हम एसेट्स की बात करें तो हिंदी में हम इसे कहते हैं संपत्ति। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। कैपिटल हिंदी में कहते हैं इसे हम पूंजी। इनकम गेन का मतलब हो गया आय एवं लाभ। और एक्सपेंसेस लॉसेस का मतलब हो गया खर्चे एवं हानि। तो ये हमारे पास 5 अलग अलग क्लासेस हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन को जब आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेप जो हमारा हुआ करता है वो इस बात पे होता है, हम ये चेक करें कि इनमें से किन में वो फॉल करे। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। एसेट्स का मतलब होता है जो खुद की प्रॉपर्टी हो, अपनी जो संपत्ति हो, जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, विच इज ऑन प्रॉपर्टी। विच इज ऑन प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि हमने ऑन किया हुआ है, हमने उसे खरीदा हुआ है या एंसेस्ट्रल पैतृक रूप से हमें वो मिला हुआ है, तो उसे हम संपत्ति कहा करते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे तो उसमें कैश हो गया, बैंक्स हो गए, बैंक। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो भी मशीनरी होता है, फर्नीचर होता है या जो एंसेस्ट्रल जो संपत्ति मिला करती है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। दूसरी बात है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। दायित्व का मतलब टू पे समवन समथिंग। जब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि किसी को कुछ पे करना है इन मॉनेटरी टर्म, तो हम उसे लायबिलिटी कहते हैं। कैपिटल किसे कहेंगे? आउट ऑफ वेल्थ, जो खुद के बिजनेस में हम पैसे लगाते हैं। आउट ऑफ वेल्थ का मतलब है क्या कि हमारे पास जितनी भी जायदाद, जितनी भी संपत्ति है, उसमें से जो हिस्सा हम अपने खुद के बिजनेस के लिए लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, हम उसे कैपिटल कहा करते हैं। और इनकम कहने का मतलब है क्या कि जो भी अर्निंग्स आपकी हो रही है रेगुलर वे पे। रेगुलर वे करने का मतलब है कि या तो पर मंथ, पर ईयर के बेस पे होगा, पर 3 मंथ्स होगा या पर हाफ ईयर होगा। मतलब इसकी रेकरिंग होनी चाहिए, ये रेकरिंग फ्रिक्वेंटली बार बार वो होता रहे उसकी फ्रिक्वेंसी, तो हम इसे कहते हैं कि ये इनकम है। और गेन इवेंचुअली होता है, वो कभी कभार मिल जाया करता है, जैसे बोनस हो गया, कमीशन हो गया, तो ये गेन में आया करते हैं। फिर है एक्सपेंसेस और लॉसेस। एक्सपेंस का मतलब खर्च। एक्सपेंस का मतलब हो गया खर्च। खर्च मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जैसे कि अगर मेरे हाथ में एक मार्कर है, जब मैं दुकान में जाऊं और मैं उसे बोलूं कि भैया मार्कर चाहिए, तो इसके लिए मुझे कैश पे करना पड़ेगा जितनी भी इसकी वैल्यू होगी, समथिंग इन रिटर्न। और लेकिन वो मॉनेटरी टर्म में, लेकिन वो समथिंग इन रिटर्न मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। अगर मॉनेटरीली हम इसे परचेज कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं पैसे दे करके, तो हम कहेंगे कि हमने एक्सपेंस किया, हमने खर्चे किए।
दूसरी बात होती है लॉसेस। तो लॉसेस का मतलब होता है नथिंग इन रिटर्न, जब आपको बदले में कुछ नहीं मिला, जैसे कि हानियां हो गई, हिंदी में इसे हानि कहा करते हैं। अगर ये मार्कर लेके आया जा रहा है सिंगल मार्केट परचेज करके, वहां से हम जब मार्केट से लेके आ रहे हैं उस मार्कर को, रास्ते में कहीं जब गुम हो जा रहा है तो नथिंग इन रिटर्न। तो ये 5 क्लासिफिकेशन हमारे हुए, जिसमें कि एक एसेट्स है, एसेट्स यानी खुद की संपत्ति, खुद की प्रॉपर्टी जो मेरा खुद का है, कोई छीन नहीं सकता है। अगर कोई छीन भी लेता है, जैसे कि अगर लैंड है हमारा और इस पे किसी और ने अपना कब्जा जमा लिया है, तो हम केस करके उसे वापस भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो हमारी खुद की संपत्ति है। और लायबिलिटी का मतलब टू पे समवन समथिंग, किसी को कुछ पेमेंट अगर करना हो जो उसका था, जो बाकी है उसका। फिर कैपिटल, कैपिटल मतलब खुद के बिजनेस में अपना जो पैसा लगाएंगे। इनकम जो कि अर्निंग आपकी रेगुलर वे पे हो, रेकरिंग वे पे हो। गेन का मतलब कभी कभार जो मिल जाता है, कमीशन, बोनस, ये सारी चीजें। एक्सपेंसेस मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब कि आपने बदले में कुछ लिया, आप कैश देते हैं और बदले में आपको वहां से मटेरियल मिल जाता है जो आप परचेज करते हैं। लॉसेस का मतलब नथिंग इन रिटर्न, यानी उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिला। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन में इनमें से, मैं साइड में लिख भी देता हूं, एसेट्स नाम में से हिंदी में संपत्ति कहते हैं, मैंने बताया अभी। फिर लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हमारे पास 5 चीजें हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे लिखा कि गुड्स सोल्ड, हिंदी में कहते हैं सामान बेचा। अगर यहाँ पे दिया हुआ है सामान बेचा, एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हमने लिखा हुआ है सामान बेचा, तो फर्स्ट टू डू कि हमें पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया कि हम इसमें से चेक करेंगे कि किन 2 चीजों पे इफेक्ट पड़ा है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर गुड्स सोल्ड सिर्फ ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया हो, आपको ये मानना है कि ये कैश में हुआ है, और एक तो इफेक्ट पड़ेगा कैश पे, नो डाउट। दूसरा, हमने सामान को बेचा, तो सेल्स। अगर आप में से कोई नए हो और आप ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे इसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि किस ढंग से इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहले वो क्लास करेंगे, फिर इसके बाद ये वाली क्लास में आएंगे, तो इजिली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं बता रहा था कि गुड्स सोल्ड यानी सामान को बेचा। सामान को जो हम बेचते हैं तो हम 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, एक जो होता है वो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो सेल्स पे पड़ने वाला है। नाउ व्हाट टू डू, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किस क्लास में ये दोनों आते हैं। क्या एसेट्स हमारा है, कैश हमारा एसेट्स है, या कैश लायबिलिटी है, या फिर कैश कैपिटल है, या कैश इनकम या गेन में आ रहा है, या फिर एक्सपेंसेस या लॉसेस में आ रहा है। तो सबसे पहली बात मैंने अभी जस्ट बताया, और हम सब जानते हैं कि कैश जो होता है वो हमारी खुद की संपत्ति होती है। जब तक हम नहीं चाहें तब तक हम जब तक हम नहीं चाहे तब तक कोई हमसे छीन नहीं सकता है, कोई हमसे ले नहीं सकता है। और अगर कोई ले भी लेता है, छीन भी लेता है, तो हम उसे वापस लेकर के आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये एसेट्स में फॉल करेगा, यानी कि कैश जो है, नकद जिसे हिंदी में कहते हैं, वो हमारा एसेट्स है, हमारी संपत्ति है। मैंने भी एग्जाम्पल में भी बताया था एसेट्स के बारे में, जब मैं बता रहा था तो मैंने आपको बताया कि एसेट्स कैश हो गया, बैंक हो गया, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, बिल्डिंग्स है, ये सारी चीजें जो होती है वो एसेट्स होती है जिनपे हमारा खुद का हक हुआ करता है। तो कैश जब तक कि मेरा है, मेरे पास है, तब तक वो मेरा रहेगा, और जब वो किसी और का हो गया तो फिर उसका हो जाता है। लेकिन मैंने जब सामान को बेचा, एक यहाँ पे अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है वो कैश, और कैश जो है हमारा एसेट्स है। जहां तक सेल्स की बात करें तो सेल का मतलब होता है आप जब चीजों को बेचते हैं तो वो रेगुलर मोड पे होता है। रेगुलर मोड का मतलब क्या हुआ कि दुकान अगर खोला है तो सिर्फ आज बेचेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, डेली बेचना है, और जब भी कस्टमर आएंगे तब तक हमको सामान उठा करके बेचना होगा। तो ये रेगुलर मोड पे हो रहा है और इससे हमारी अर्निंग हो रही है, इसीलिए ये इनकम में जाएगा। फिर से मैं बता दूं कि गुड सोल्ड अगर दिया हुआ है, इसमें 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक जो कैश है और दूसरा सेल्स है। कैश एसेट्स होता है हमारा, और सेल्स जो होगा वो इनकम होगा। इनकम इसलिए क्योंकि इससे हमारी अर्निंग्स होती है। तो बात ये है
और सारे क्वेश्चंस में लगभग कैश आता रहेगा। जैसे मैंने पहला बताया था कि यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे मैंने पहले बताया था, पिछली क्लास में बात करी थी कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेगा तो पहले यही लिखेगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये क्लासिफिकेशन मैं इसे बाइफरकेट कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में कहते हैं नकद से व्यापार प्रारंभ किया, ये इसकी हिंदी है। तो अब मैंने पिछली बार बताया था कि यहाँ दो चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पहला इफेक्ट जो पड़ता है वो तो कैपिटल पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने पैसे लगाए और अपने वेल्थ से जो पैसे लगाए हुए हैं वो हमारा कैपिटल कहलाता है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए खुद के बिजनेस में जब लगाते हैं तो कैपिटल कहते हैं, और जब यही पैसे किसी और के बिजनेस में लगाते हैं तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो कैपिटल एक उस पर इफेक्ट पड़ जा रहा है। दूसरी बात, कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। और अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि कैश जो होता है वो एसेट्स होता है। मैं बता रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन में कैश घुम घुमा करके आता ही आता है, जब तक कि क्रेडिट पे यानी उधार पे नहीं किया गया ट्रांजेक्शन को, लेकिन कैश हर बार आएगा और हर बार ये एसेट्स ही रहेगा। तो क्लासिफिकेशन में जब हम कैश को डालेंगे बार बार तो वो एसेट्स में जाएगा। और जहां तक बात रही कैपिटल की, तो आप देख सकते हैं कैपिटल का एक अलग ही क्लास है, इसीलिए कैपिटल में ही जाएगा। जब भी एंट्री हम पास किया करते हैं तो इन सब चीजों को माइंड में करना पड़ता है, रफली करना पड़ता है। मैं यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाए कि अकाउंटेंसी के जो प्रोसीजर्स है, आइडेंटिफिकेशन का, मेजरमेंट का, क्लासिफिकेशन का, समराइजेशन का, इंटरप्रिटेशन का, एनालिसिस का, कम्युनिकेशन का, तो उन चीजों को बारीकी से समझने का जो है यही तरीका है कि हम उसे अलग अलग कर लें। आइडेंटिफिकेशन पिछली क्लास में हमने दिया, इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास ये इतने सारे क्लासेस है, 5 क्लासेस है हमारी। और भी कई सारे टर्म्स होते हैं, कई सारी ग्लॉसरी होती है, लेकिन वो इन्हीं 5 में ही फॉलो करता है। तो इन्हीं 5 में से किसी एक क्लास में हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को उठाना होगा, वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एलिमेंट्स को, कौन कौन से आइटम्स इसमें अफेक्टेड है, एंड आफ्टर दैट हमें इन 5 में से किसी एक क्लास में उसको रखना पड़ेगा। जैसे कि कैश हमेशा एसेट्स रहेगा तो हम एसेट्स के कॉलम में लेके चलेंगे। कैपिटल हमेशा कैपिटल है तो उसका एक अलग ही क्लास दिया हुआ है तो हम उसे उसी में रखेंगे। तो ये हो गई। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग चेक कर लेते हैं ताकि एक अच्छी ग्रुपिंग हमारी हो जाए क्लासिफिकेशन में। जैसे थर्ड एग्जांपल है रेंट पेड, हिंदी में कहेंगे किराए का भुगतान किया। थर्ड एग्जांपल, रेंट पेड, किराए का भुगतान किया। जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि इसमें भी कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। आपने कैश में काम किया हुआ, यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह नहीं लिखेंगे, पहले आइटम्स को समझेंगे किन पे इफेक्ट पड़ा है, उनके आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्लास को उनको देंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे। तो जब रेंट पेड की बात करते हैं तो एक तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा रेंट पे ही इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने किराया दिया और उसका नाम है प्रॉपर्टी। और रेंट जब हम किराए की जब बात करते हैं, किराए का जब भुगतान किया करते हैं, नो डाउट वो कैश में ही होगा जब तक कि यहाँ कोई और ऑप्शन ना दे। सिर्फ रेंट पेड लिखा, ये नहीं कहा कि चेक से रेंट का पेमेंट किया। चेक से रेंट का पेमेंट करेगा वो कुछ और होगा, लेकिन अभी हम समझेंगे रेंट पेड और सिंपली ये कैश में पेमेंट किया। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कैश के क्लास को देखना हो तो आप सीधा इसको एसेट्स में ले लेंगे। रेंट को किस में लें? सिंपल सी बात है, हमारे पास 5 क्लासेस हैं। एसेट्स संपत्ति जो खुद की प्रॉपर्टी हो, लाइबिलिटी जो किन्हीं को पेमेंट करना हो जो उनका है, कैपिटल जो हमने खुद के बिजनेस में लगाया हुआ है अपना पैसा, इनकम और गेन। इनकम का मतलब ऐसी अर्निंग जो कि रेगुलर हो, और गेन का मतलब ऐसी अर्निंग जो कि रेगुलर नहीं हो, कभी कभार हो। एक्सपेंसेस की बात करेंगे, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ का मिलना। और लॉसेस की बात करेंगे तो वो कुछ नहीं मिलता है, नथिंग इन रिटर्न। तो यहाँ पे अगर क्लासिफाई कर रहे हैं कैश को तो कैश तो एसेट्स हो गया। और रेंट को किस में लें? भैया हमने रेंट की भुगतान करी है, हमने रेंट का पेमेंट किया। रेंट का अगर हम पेमेंट करेंगे, किसी चीज का पेमेंट करते हो तो वो मेरे लिए एक्सपेंस होता है। समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। अब यहाँ बदले में क्या मिला? तो हमने रेंट का पेमेंट किया। ऑब्वियस है कि वो हमारा लैंडलॉर्ड है और उसके घर में या फिर उसकी जमीन पे हमारा दुकान होगा या फिर जो भी चीज होगा जिससे हमको रेंट का पेमेंट करना पड़ रहा है,
तो हम इसे एक्सपेंस में लेंगे, एक्सपेंस में डील करेंगे। और भी एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ताकि क्लासिफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाए। क्लासिफिकेशन में 5 ही क्लासेस होंगी, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गुड्स परचेज। गुड्स परचेज का मतलब सामान खरीदा, ऐसा सीधा है, सामान खरीदा। कल भी बताया गया था, गुड्स को गुड्स नहीं लिखेंगे। जब आपका नाम नहीं दिया हो, केवल गुड्स लिखा हो और परचेज लिख दिया हो, तो सीधी बात है कि हम परचेज अकाउंट पे डालेंगे, परचेज अकाउंट पे इफेक्ट आएगा। और दूसरी बात है, सामान हमने परचेज किया, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि वो उधार परचेज कर रहा है, तो ये कैश में है तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। कैश हमेशा की तरह एसेट्स हो जा रहा है। और परचेज क्या है, हमने सामान जब खरीदा तो हमने एक्सपेंसेस किए, हमने जब सामान को खरीदा तो हमने एक्सपेंस को किया, क्योंकि उसके बदले कुछ तो मिला, तो ये एक्सपेंस हो जाता है। तो ये कुछ बातें हो गई जी, ये क्लासिफिकेशंस के कुछ एग्जांपल हो गए। अभी तक तो हमने कैश पे काम किया है, अब हम क्रेडिट पे काम कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू राम, राम को सामान बेचा। अगर एक छोटा सा एग्जांपल है कि राम को सामान बेचा, आइडेंटिफिकेशन की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब नाम से हो तो हम समझते हैं कि वो क्रेडिट है, उधार है, तो बंदे का नाम यहाँ पे लाएंगे। और दूसरा, हमने सामान को बेचा है इसलिए सेल्स अकाउंट। हमेशा ध्यान में रखना है कि कहीं पे अगर गुड्स परचेज हो तो परचेज अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, कहीं पे गुड्स हो जो कि सेल्स करने की बात की जा रही है तो वो सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सेल्स क्या है, सेल्स तो इनकम है। मैंने भी जो एग्जांपल पीछे बात करी थी इसके बारे में बताया था कि सेल्स इनकम होता है। क्यों? क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे आप उसको बेचते रहा करते हैं, और एक पीरियड का हम देखें तो वो रेकरिंग भी हुआ करता है, बार बार हम बेचते हैं। तो फिर क्या है, राम क्या है? अब यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि राम है कौन। अगर आपने राम को सामान उधार बेचा है तो राम आपके लिए एक देनदार होगा। हिंदी में देनदार कहते हैं, इंग्लिश में इसे डेटर कहते हैं, या आप इसे डेप्टर भी पढ़ सकते हैं। तो राम क्या है? राम आपको पैसे देगा, राम आपका देनदार है, वो डेटर है। और डेटर हमारे लिए एसेट्स होता है, क्योंकि वो मेरा पैसा दे रहा है, वो मेरा पैसा दे रहा है। तो जब चूंकि राम डेटर है इसलिए ये एसेट्स होगा। ध्यान देना है कि अगर हमने सामान को किसी को बेचा है उधार पर तो वो मेरा देनदार है, यानी कि वो निश्चित समय के बाद हमें पैसे देगा। इंग्लिश में हम उसे डेटर कहते हैं और हिंदी में हम देनदार कहा करते हैं, और ये मेरा एसेट्स होता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपने सामान को उधार परचेज किया तो फिर उसमें बंदे का नाम लिखना पड़ेगा, और उस बंदे को हम क्रेडिटर कहेंगे, लेनदार कहते हैं। जब हम किसी से सामान उधार खरीदते हों और वो हमसे पैसा इन फ्यूचर लेने वाला है तो वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा, क्योंकि उसने क्रेडिट पे सामान को बेचा है। और क्रेडिटर के साथ साथ हिंदी में उसे हम लेनदार कहते हैं, और वो मेरे लिए एक लायबिलिटी हो जाता है। हमने लायबिलिटी के एग्जाम्पल को नहीं देखा है, एक बार हम लायबिलिटी के एग्जाम्पल को देखते हैं। नई चीज यहाँ पे है, रवि से टाइपराइटर हम ले रहे हैं। रवि से टाइपराइटर खरीदा, टाइपराइटर बॉट फ्रॉम रवि। यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो ये है क्या कि एक तो रवि के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, रीजन है क्योंकि हमने सामान उधार खरीदा, कहीं भी कैश लिखा हुआ नहीं है। दूसरी बात, ये हमने बॉट या फिर परचेज सेम हुआ करता है, तो बात हो रही है क्या कि हमने सामान को तो खरीदा लेकिन नाम दिया हुआ। मैंने आइडेंटिफिकेशन के सेशन में बताया था कि जब कभी भी नाम से कोई चीज परचेज करते तो उसके नाम को लिखेंगे, और जब नाम से उसको बेचते हो तो भी उसको नाम से दिया करेंगे। और अगर केवल गुड्स लिखा हुआ है, परचेज या फिर बॉट या फिर सोल्ड लिखा हुआ है, और अगर केवल गुड्स दिया हो, गुड्स परचेज या फिर गुड्स बॉट या गुड्स सोल्ड, तो दैट टाइम में हम सेल्स या फिर परचेज लिखा करते हैं। लेकिन जब नाम लिख दिया हो क्या परचेज कर रहे हैं तो हम नाम से देंगे। तो रवि क्या है और टाइपराइटर क्या है? टाइपराइटर चूंकि मेरे लिए वो हमेशा के लिए रहने वाला है और मेरा खुद का वो होगा, इसलिए वो एसेट्स है। और रवि की बात जैसे मैंने अभी कहा क्या कि उसे जब मैंने सामान उधार जब खरीदा हुआ है उससे, तो वो मेरा लेनदार है, वो मेरा एक क्रेडिटर है। इंग्लिश में कहते हैं इसे क्रेडिटर और हिंदी में कहते हैं लेनदार। तो जब राम बाद में पैसे हमसे लेगा तो लेने वाला लेनदार होता है, क्रेडिटर होता है,
और एक हमारे लिए लायबिलिटी होगी, क्योंकि मैंने कहा था लायबिलिटी के बारे में कि टू पे समवन समथिंग, जो उसका खुद का हो, तो उसके पैसे हैं वो बाद में हमसे लेगा नो डाउट, लेकिन इसी कारण से वो मेरी लायबिलिटी कहलाएगा, वो मेरा दायित्व। तो ये था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस में हमारे पास 5 क्लासेस होते हैं। हम उन्हीं क्लासेस में अपने जिन अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा हुआ है हम उसके ऊपर उसको रखा सकते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन के बाद का स्टेप है। आइडेंटिफाई हम जैसे कर लेते हैं वैसे हमको चेक करना पड़ता है कि एसेट्स में जाएगा, लायबिलिटी में है, कैपिटल में है, इनकम गेन में है या फिर एक्सपेंसेस लग सकते हैं। इनको समझने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो अकाउंट्स में जो पहला काम हमारा होता है वो जर्नल का होता है। हम जर्नल को प्रिपेयर करते हैं। जर्नल में हम रिकॉर्ड्स करते हैं अपने एंट्रीज को, सारे जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे डेली बेसिस पे, ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जैसा मैंने बताया था पिछले सेशन में। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको रिकॉर्ड करनी होती है, हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उनको रिकॉर्ड करने का अपना एक पैटर्न होता है। उन्हीं चीजों के बेस को हम यहाँ पे समझ। आई होप आपको क्लासिफिकेशन का ये सेशन समझ में आया होगा। पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी, पिछला जो सेशन था वो था आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। ये जर्नल के बेस को तैयार किया करते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं जर्नल को, हम पढ़ेंगे डेबिट एंड क्रेडिट्स के रूल को, और हम फिर उन चीजों के बेस पे जर्नल को लेके चलेंगे। आइडेंटिफिकेशन उसी का पहला पार्ट था, क्लासिफिकेशन उसका दूसरा पार्ट है। ये हमारे जर्नल एंट्री के लिए एक बेस तैयार कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और आपको पुराने जो वीडियोस हैं जिसमें कि और भी चीजें बताई गई हैं, पहले आप वहां से शुरुआत करें, वहां से जाकर के इसको और भी ढंग से समझने की कोशिश करें। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।